सुनीता और रागिनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। सुनीता जहां बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान और घमंडी थी, वहीं रागिनी का एकदम साधारण और बेहद सीधी साधी थी। दोनों गरीब किसान की बेटियां थीं। उनकी माँ और पिता सबसे अधिक प्रेम सुनीता से करते थे। रागिनी के पिता जमींदार के खेत में काम करता था। एक दिन सुनीता के पिता खेत से थके हारे घर लौटे। आरती, तुम्हें पता है, हमारी बिटिया सुनीता के सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक के गांव में प्रसिद्ध होने लगे। आज पता है, खेत में जमींदार आया था, बोला कि उसको हमारी बेटी सुनीता बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है। अगर हमारी बेटी जमींदार के यहाँ शादी करके जाएगी तो उसका भाग्य खुल जाएगा। हमने भी जमींदार से यही कहा था, पर उसने कहा कि अगर मैं भी उसकी तरह अमीर होता तो वो हमारी बेटी सुनीता को जरूर अपने हवेली की बहू बनाते। आरती बहुत उदास हो गई। तभी रामलाल बोले, अरे उदास न हो रे आरती, मुझे विश्वास है कि हमारी सुनीता एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर कर देगी। वो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। आरती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी समय रामलाल की दूसरी बेटी रागिनी आई। पिताजी, दीदी की शादी के बारे में क्या बात चल रही है, मुझे भी बताओ। रामलाल ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी बेटी रागिनी को गुस्से से देखा और बोला, तुम भी अपनी बहन से कुछ सीखो। एक सुनीता है जिसकी सुंदरता के चर्चे गांव में हो रहे हैं, और एक तुम हो देवी जी, जो बिल्कुल उसके विपरीत हो, हमेशा चुप रहती हो। सुंदरता का तो क्या ही कहना, इतनी सुंदर भी नहीं हो, और तुम्हें भी रोज सच सबर कर रहना चाहिए और बुद्धिमानी के गुण सुनीता से सीखने चाहिए। पिताजी, आपने सुना होगा, जो किस्मत में रहता है वही मिलता है। तकदीर से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मेरे किस्मत में सुंदरता और अच्छा नहीं लिखा है तो मुझे नहीं मिलेगा, पर अगर मेरे किस्मत में अच्छा लिखा है तो वो मुझे मिलकर रहेगा। रागिनी की बात सुनकर रामलाल वहां से चला गया। मेरे तकदीर में अगर कुछ अच्छा लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और सुनीता रागिनी के पास आती है, रागिनी का मजाक उड़ाने के लिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि पिताजी को तुम्हारी बातें और तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। ये मीठी मीठी बातें करके तुम उनकी नज़रों में अच्छी नहीं बन सकती। पिताजी की सुंदर और अच्छी बेटी हमेशा मैं ही रहूंगी। दीदी, मैं पिताजी से मीठी मीठी बातें नहीं कर रही थी। मैंने वही कहा जो सच है। सब भाग्य की बात है और मुझे मेरे भाग्य पे भरोसा है। सुनीता कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली आई। अगले दिन सुनीता की माँ आरती ने उसे आवाज दी, सुनीता, आज जंगल से जाकर फूल तोड़कर ले आना। कुछ देर बाद सुनीता और रागिनी जंगल में फूल तोड़ने के लिए चली गई। फूल तोड़ते तोड़ते सुनीता की नज़र जंगल में बैठे एक साधु महाराज में गया। अरे रागिनी, वो देखो साधु महाराज। सुना है साधु महाराज सबका हाथ देखकर उसका भाग्य बता देते हैं। चल हम भी चलकर देखते हैं। दोनों बहनें साधु महाराज की ओर जाने लगते हैं। साधु ने पहले सुनीता का हाथ देखा और बोला, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो बड़ी अच्छी हैं, परंतु तुम्हारा घमंडी स्वभाव तुम्हारे अच्छे भाग्य की रेखा पर एक रुकावट ला सकती है। अगर तुम अपने स्वभाव पर परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा भाग्य और भी प्रबल हो सकता है। मैं सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, और सुंदर और बुद्धिमान होने पर मैं घमंड क्यों ना करूं? खैर छोड़िए, मुझे तो मेरा भाग्य पहले से ही पता है। आप जल्दी से रागिनी की हाथ की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसकी भाग्य रेखाएं क्या कहती है। तुम्हें तुम्हारे रेखा से ज्यादा तुम्हारी बहन की रेखा जानने की इच्छा है। लाओ पुत्री, तुम अपना हाथ दिखाओ। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तुम्हारी हाथ की रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही है पुत्री।
तुम्हारा स्वभाव एक दिन तुम्हें ऊंचे मुकाम पर लाके खड़ा कर देगा। उसके बाद सुनीता और रागिनी घर के लिए वापस आते हैं। घर आने के बाद सुनीता साधु महाराज वाली बात अपने पिता और माँ के सामने बताती है। अरे बेटा, तुम साधु महाराज की बातों पर ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। तुम बहुत सुंदर हो मेरी प्यारी पुत्री, तुम चिंता मत करो। अगले दिन आरती दोनों बहनों को फिर से फूल तोड़ने के लिए जंगल में भेजती हैं। दोनों बहनें फूल तोड़ने के लिए निकल जाती हैं। फूल तोड़ते घर के लिए वापस आ रही होती हैं। तभी सामने काले कपड़े में उसे एक साधु बाबा फिर से दिखाई देते हैं। जो देगा सवाल का जवाब, उसका होगा कल का दिन लाजवाब। अरे रागिनी, कोई सवाल का जवाब देने बोल रहे हैं। मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो उनके हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ। चलो चलकर देखते हैं ऐसा क्या सवाल रहे। दोनों बहनें साधु के पास जाते हैं। अगर तुम दोनों मेरी एक पहेली का अपने बुद्धिमानी से सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी वरदान दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सुनीता तुरंत खुश हो गई। वही रागिनी शांत मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारी पहेली जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा भाग्य इतना कमजोर नहीं कि एक पहेली से बदल जाए। जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। मेरी बहन मूर्ख है। उसकी मूर्खता के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध है। वो मौके का फायदा उठाना नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। मैं अपने गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की हूँ। तुम अपनी पहेली पूछो, मैं जरूर सही उत्तर दूंगी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। मेरा शरीर नहीं, फिर भी मैं पैदा होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इसका उत्तर है गूंज, क्योंकि गूंज बिना मुंह के बोलता है। बिल्कुल सही जवाब। तो बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं पहले से सुंदर हूँ और बुद्धिमान भी हूँ, तो मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि कल मैं सुबह सोकर उठूं तो मैं बड़े से घर में रहूं और हमारे पास बहुत पैसा हो। तथास्तु, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर वो साधु वहां से चले जाता है। दोनों बहनें घर आ गई। सुनीता आज भी साधु वाली बात अपने पिताजी को बताती है। वाह वाह मेरी बेटी, मुझे तो पहले से पता था एक दिन तुम्हारी बुद्धिमानी हमें महलों में ले जाएगा। बहुत सुंदर बेटी। और रागिनी, तुमसे क्या ही बोले। जाओ तुम अपने कमरे में। तुम्हें एक मौका मिला था, पर तुम तो किसी काम की नहीं हो। रागिनी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। मेरे तकदीर में अगर कुछ अच्छा लिखा है तो वो मुझे जरूर मिलेगा। सुनीता जब सो के उठती है तो देखी है कि वो साधु की बातें सच निकली। वो किसी बड़े घर में रहती है। सब बहुत खुश रहते हैं। तभी एक दिन जमींदार रामलाल के घर आता है। रामलाल, हमें तो तुम्हारी बेटी सुनीता पहले से ही पसंद थी, पर तब तुम हमारे बराबर के नहीं थे। अब तुम हमारे बराबर के हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। जी जरूर, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। हमारी बेटी के भाग्य पर हमें पहले ही भरोसा था। इतना बात करके जमींदार वहां से चला जाता है और रागिनी अपने पिताजी के पास आकर बोलती है, पिताजी, आप ये रिश्ता मना कर दो। जमींदार को हमारी दीदी नहीं, उनको हमारे पैसा से प्यार है। इसीलिए पहले रिश्ते के लिए मना किए थे, अब रिश्ते के लिए हाँ बोल रहे हैं। आप दीदी की शादी मत करो। तुम चुप करो मूर्ख। अगर तुम भी अपना बुद्धिमानी उस दिन लगाया होता तो आज तुम्हारा किस्मत भी ऐसी होता, पर तुमसे तो बुद्धिमानी की उम्मीद ही नहीं कर सकते। इतना बोलकर रागिनी जंगल में जाकर रोने लगती है। तभी सामने देखती है कि किसी आदमी पर कोई हमला कर रहा होता है। रागिनी उसे भगाकर उस जख्मी आदमी को बचा लेती है
और घर आती है। पिताजी, ये आदमी पर कोई हमला कर रहा था, उसे तो मैं भगा दी, इसे बचाकर लाई हूँ। अब ये बहुत जख्मी है, इसकी देखभाल करना पड़ेगा। तुम तो बहुत बड़ी मूर्ख हो, किसी भी आदमी को घर पर ले आई हो। तुम ही करो इसका देखभाल, हमसे कोई उम्मीद मत करना। रागिनी उस जख्मी आदमी का देखभाल करती रहती है। दिन गुजरता गया। अब वो आदमी ठीक हो गया था। मैं नरेश हूँ और आप वही हो ना जो मेरी जान बचाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में वो आदमी चोर था। मैं काम करके गांव वापस जा रहा था। वो आदमी मेरा सामान चोरी करने आया था और मेरे पे हमला कर रहा था। मैं गांव का रहने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। इतने दिन से देखभाल करते करते रागिनी को उससे प्रेम होने लगा था। रागिनी के पिता रामलाल उसे आदमी को जाने कहता है, तब वो आदमी बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेहनत करके अपना पेट पालता हूँ, पर मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैं आपकी बेटी रागिनी से प्रेम करने लगा हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, मुझे भी इससे प्रेम है। मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसे भी ये कोई काम की नहीं थी। ठीक है, तुम इसे ले जाओ अपने साथ। दोनों वहां से जंगल के रास्ते से घर जाने लगते हैं। तभी तुम अपने फैसले से खुश हो ना? या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे प्रेम है, चाहे आप मुझे कैसे भी रखो। कुछ देर बाद नरेश उसे गहरी जंगल से होते हुए एक राज्य की ओर ले गया। ये तो एक महल है, आप मुझे महल में क्यों लेकर आए हो? बेटा राजकुमार नरेश, तुम कहाँ थे? तुम्हें दोबारा अपने राज्य में देखकर प्रसन्नता हुई। आखिर इस राज्य का राजकुमार आ गया। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। हाँ, मैं राजकुमार हूँ, नरेश राजकुमार। और जो आदमी मुझे मार रहा था वह मेरा मंत्री था। उसने छल से मेरे भाई की हत्या कर दी और मुझे भी मारने आया था। अगर तुम ना होती ना तो वह अपने मकसद में सफल हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि आप राजकुमार हो? मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, क्योंकि तुमने बगैर यह जाने कि मैं राजकुमार हूं मुझसे विवाह करने के लिए हामी भर दी, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मजदूर हूं, डाकू मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मुझसे प्रेम करे, ना कि राजकुमार से जिसके पास राजपाट धन दौलत है। जो मेरे दिल से प्रेम करे वह मुझे चाहिए, और वह तुम हो रागिनी। कुछ समय बाद राजकुमार नरेश रागिनी को उसके घर लेकर आया। दोनों को देखकर रामलाल और आरती दंग रह गए। इत्तेफाक से वहां पर रागिनी की बहन सुनीता भी थी। अपने पति के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए आई थी। रागिनी अपने परिवार वालों को सारी घटना बताते हुए बोली, पिताजी, मैं कहती थी ना, अगर मेरी तकदीर में अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिलकर रहेगा। सुनीता को अपने किए पर शर्म आने लगी। दूसरी ओर रामलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी साधु बाबा आए, जिन्होंने दोनों बहनों की हाथ की रेखाएं देखी थीं। काले कपड़े में साधु के रूप में मैं ही था। मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली थी। मैंने कहा था ना, अगर तुम अपने स्वभाव को बदल लोगे तो तुम्हारा भाग्य और आगे जाएगा, पर तुमने नहीं माना। इसके विपरीत रागिनी ने अपना स्वभाव अच्छा रखा। घायल युवक की सच्चे मन से सेवा की यह जाने बिना कि वह एक राजकुमार है, और देखो आज वो राजकुमारी बन गई। कुछ दिनों बाद रागिनी अपने पति राजकुमार नरेश के साथ अपने महल लौट गई, और रागिनी की तकदीर ने सच साबित कर दिया कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।